Good morning students, myself Soni ma'am. Today I will teach you history class 8th and our chapter 6. Our chapter is weavers, iron and smelters and factory owners, मतलब बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल एंड वर्ड्स मार्केट क्या थे उस टाइम में, वर्ड टेल अस हिस्टोरीज, इसमें जिसमें यूरोप के व्यापारियों ने भारत ये जो मैंने बताया था कि भारतीय कपड़े और विश्व बाज़ार कैसा था इसमें, या बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारतीय पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों कोसों से आगे था और ये बहुत ही मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले अच्छी कपड़े देते थे। ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ना समझ में आए तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब आता है कि वर्ड टेल अस हिस्टोरीज, मतलब ये जो शब्दों में इतिहास जो छिपा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो यहाँ पे बता रहा है, यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लोथ्स from Indian carried by the Arab merchants in Mosul in प्रेजेंट डे इराक, मतलब यूरोप के व्यापारी ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर से अरब के व्यापारियों के पास देखा गया था। मतलब जो यूरोप में जो है व्यापारियों ने भारत से आया हुआ बारीक सूती कपड़ा, जो यूरोप के व्यापारी थे इस कपड़े को सबसे पहले कहाँ देखा था, तो वो सूती कपड़ा सबसे पहले वो इराक के मौसूल शहर के अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों के मसलिन मतलब मलमल, ठीक है, और कहने लगे। इस जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत के केरल तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैली कहने लगे। बाद में हर तरह से सूती कपड़े के कैलिको ही कहा जाने लगा। मतलब वहाँ पे कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे और बाद में इस सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे आपके ना बहुत से सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। आप ये जो पिक्चर 3 दिया है नीचे, आप इसको देखेंगे ये, तो इसमें आपको बताएगा इसके बारे में। जैसे देखिए ऑर्डर बुक करना, पन्ने जो ऑर्डर बुक किए उसके पन्ने देखिए इसमें हैं, जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी वही पन्ने के पलटें तो आपको पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया। बताइए कितनी मतलब इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। यूरोप के व्यापारियों ने इन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था, ठीक है। तो ये देखिए ये सब आपको यहाँ बताइए भारतीय कपड़े कितने अच्छे थे उस टाइम में। ये देखिए फिगर 3 क्या कहता है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर वही का एक पन्ना है, जो ऑर्डर किए थे उसका ये पन्ना है, ये एक जो है ये एक पन्ना है, ये जो ऑर्डर करते थे। गौर से देखने की देखें कि इसमें वही में किस तरह से एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी, मतलब वो वहाँ से ही तय कर दी जाती थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो था। जब कपड़े के थान लंदन पहुँच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। तो ये देखिए ये सब ये इनका ये है। अब आइए देखते हैं। अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हीं ये व्यापारी सिटजट, कोसा, जिसे खस्सा या फिर बंडाना कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिटजट शब्द कहाँ से आया है? जी, यह
हिंदी के छीट शब्द से भी निकला है। जो हमारे छीट रंगीन फूल वाले पत्तियों वाले कपड़े नहीं होते कॉटन के, उससे निकला हुआ छोटे छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक में इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों की बने परिधान पहनती थी। सोचो, इंग्लैंड की रानी भी यहाँ का जो है कपड़े को पसंद करती थी। यहाँ के वीवर्स कितने धनी होंगे उस टाइम में। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने सब आके यहाँ पे ख़राब कर दिया। ये बंडाना शब्द, ठीक है, ये देखिए बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी से चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। ये देखिए, there are other clothes in the order book that they are noted by their place of the origin। वही खाते में दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा है, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। इधर देखिए, अब आइए ये देखिए आपको ये जो है आपका ये इसमें जो है कपड़े के मध्य में गुजराती लकीर को देखे आप जानते हैं कि यह क्यों है। दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए हैं। देखिए इसको ऐसे बीच में क्यों इसको बांध कर रंगा गया है, इसलिए इसको बीच में एक लकीर टाइप का बन गया। तो उस टाइम भी कलाकारी यहाँ के इंडियंस वीवर के अंदर थी, तभी तो सब लोग इसके कपड़े की तरफ अट्रैक्ट हुए। वो भी इंग्लैंड जैसा देश अब भारतीय कपड़ों को पसंद कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है उस टाइम में। यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा, अब यहाँ पे देखो यूरोपीय बाज़ार में भारतीय कपड़ों की क्या स्थिति थी। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड ने ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। मतलब देखिए, भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से जो लोग बहुत प्रसन्न हो गए थे, अब इसको कपड़े को किसी तरह आयात मतलब पाना चाहते थे, और जो है तब इसी दबाव कर वहाँ के कपड़ों को वो पहनना छोड़ना चाहते थे। तो इसलिए 1720 में ब्रिटिश ने इंग्लैंड के कपड़े मतलब इंग्लैंड में जो यहाँ से कपड़े जाते थे छीट वाले, उस पर कानून बना के पाबंदी लगा दिया। संयोग से इस कानून को कैलिको अधिनियम भी कहा जाता है। इस कानून को क्या कहा जाता है? कैलिको एक्ट भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे। मतलब वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वहाँ पे, तो उसमें जो है उनके कपड़े बिक ही नहीं रहे थे, भारतीय कपड़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही थी। इसलिए जब ये कपड़े जाएंगे ही नहीं तो फिर वहाँ से पहनेगा कौन, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भी भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। ठीक, तो ये जो जिस टाइप का यहाँ डिज़ाइन छपता था, ये जो है वहाँ इंग्लैंड में भी होने लगा कि ताकि इंग्लैंड वाले इसको पसंद करें, लेकिन वो चीज़ नहीं दे पाए जो भारतीय लोग यहाँ देते थे। भारतीय कपड़ों की इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जो है जॉन ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकनीकों के उत्पादकता में काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। मतलब उन्होंने ऐसी बुनाई की एक मशीन तैयार कर दी। किसने तैयार की थी? स्पिनिंग जेनी ने। ठीक है, और जो है ये फिर उसके बाद यहाँ पे कपड़ा बहुत तेज़ी से बुना जाने लगा। इसके बावजूद जो है दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के तक बना रहा। ठीक है, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और जो है ये लोग यहाँ पे आकर क्या करते थे?
यहाँ के अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों इस व्यापार में बेहिसाब मुनाफा कमाया और ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। इसके बारे में आपको चैप्टर 2 में नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की में ही किसानों के जमींदारों राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीद लेती थी। मतलब वो जो पहले चांदी लेकर आती थी कपड़ा खरीदने के लिए, अब क्या यहीं के टैक्स लेती थी इन्हीं लोगों से, इन्हीं से सामान खरीद के फिर वही पैसा इनको, उसका कम पैसा इन लोगों को दे देती थी। ठीक, सोचिए कैसे भारत पे इन लोगों ने अधिकार किया। ये देखिए 18वीं सदी का ये क्या है, एक वो है सदी के आखिरी में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे ये दिया गया है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप इसको ड्रा करके, इसको जो है इस मैप को ड्रा करके, ये जब उस टाइम का है ये, तो इसको आप ड्रा कर लीजिएगा और ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ टेक्सटाइल था उस टाइम में इंडियन का। तो देखिए जहाँ जहाँ आपका सफ़ेद कपड़े कहाँ मिलते थे, सफ़ेद कपड़े कहाँ मिलते थे, चेक धारीदार कपड़े कहाँ मिलते थे, ये देखिए आपको यहाँ पे एक इंडिकेट किया गया है। इधर देखिए, ये देखिए, ये देखिए प्लेन कपड़े के लिए स्टार बनाया है जहाँ जहाँ जिन शहरों में प्लेन कपड़े मिलते थे। और चेक्स एंड वो धारीदार कपड़े कहाँ मिलते थे, और जो सिट तो ये कहाँ मिलते, सिल्क कहाँ मिलते थे, इनको इंडिकेट किया गया है। ये आप भी करके इसको ज़रूर इसको कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ कौन से कपड़े मिलते हैं इसको इंडिकेट करिएगा शहर ये बना के मैप। ठीक, और जो है आप इतना पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको ये कंप्लीट कर दे रही हूँ। ये वाला आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगी। हु वेयर द वीवर्स, वीवर्स कौन थे। ठीक, देखिए अगर आप नक्शे में देखेंगे तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्र में था। डेल्टा की संख्या असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी शुरू हुई थी। तो इसलिए जो है फिर भी जो है यहाँ बंगाल जो था, जिससे जलमार्ग से जो यातायात होती थी, व्यापार होता था, तो ये वहाँ पे ये बंगाल बहुत वहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे व्यापार होता था। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश जो हो गया है स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। ठीक, तो ये आपका रहा। इसको अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। आपका CW है कि आप जो है इसमें हार्ड वर्ड्स जो है लिखिएगा और राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द इंडियन वीवर्स एंड हिज कंडीशंस, मतलब वो यहाँ के इंडियन वीवर्स के बारे में और उनके कंडीशन के बारे में लिखिएगा। और आपका ये होमवर्क है कि जो है जितने भी आपकी ये दिए गए हैं ब्रैकेट में, छोटे छोटे ब्रैकेट में ये दिए गए हैं, उसको आप अपनी कॉपी में नोट करके याद करिएगा। दिखा रहे हैं आपको, अपनी बुक में देखिए। ये देखिए जैसे ये दिया गया है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिगर 3 क्या कह रहा है ये सब आप नोट करके लिखिएगा। जितने जैसे ये एक्टिविटी दिया ये करिएगा। ये जो नए वर्ड है स्पाइनिंग जैनी कौन थे, ठीक है, ये लिखिएगा। ये सब क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसको कर लीजिएगा। ये आपका CW है। होमवर्क रहेगा आपका, मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर का PDF दे दूँगी इस चैप्टर का, तब तक आप उसको करते रहिएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।